ओके, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर लास्ट जो हमारे पास लैंग्वेज है वो हमारे पास रिएक्ट ही है। रिएक्ट की लैंग्वेज के अंदर हम प्रॉप्स से स्टार्ट करेंगे। प्रॉप्स किससे बोला जाता है? प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है। प्रॉपर्टीज़ एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर तक डाटा ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होता है, डाटा पास करने का एक तरीका होता है। प्रॉपर्टी सिर्फ रीड ऑनली होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। चाइल्ड कंपोनेंट इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। प्रॉपर्टीज़ का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर आपको रीयूजेबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है और चीज़ डायनामिक होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है कि मेक कंपोनेंट्स रीयूजेबल अक्रॉस द एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी आप लोग कंटेंट को बार बार कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। आप लोग को बार बार डाटा जो है वो यूज़र से नहीं लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक दफ़ा डाटा लेकर आप सेव कर दें और देन बार बार इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलो पेरेंट कंपोनेंट टू सेंड डाटा टू चाइल्ड कंपोनेंट। कोई भी किसी किस्म का भी पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को डाटा जो है वो आराम से सेंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। अनेबल डायनामिक एंड डाटा ड्राइवन यूआई। डायनामिक एंड डाटा ड्राइवन यूआई का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके पास के डाटा जो है वो रन टाइम के ऊपर किसी भी तरह आपके पास चेंज हो सकता है। जिस तरह से अगर किसी एपीआई ने उसे चेंज किया कॉल करके तो वो भी चेंज हो सकता है। डाटा ड्राइवन यूआई का क्या मतलब है कि डाटा जो है वो डिसाइड करके यूआई डिसाइड करके डाटा उसके मुताबिक जो है वो रेंडर कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। मतलब यूआई के लिहाज से आपके यूज़र इंटरफेस के लिहाज से डाटा अपने आप को उस लिहाज से चेंज करके ऑटोमेटिकली उस लिहाज से डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, लेट यू कस्टमाइज द कंपोनेंट्स बिहेवियर फ्रॉम आउटसाइड ही आप लोग बगैर किसी फंक्शन के अंदर जाकर उसको मॉडिफाई किए बगैर आउटसाइडली ही आप उसे कस्टमाइज कर लेते हैं। उस कंपोनेंट के बिहेवियर को अपने लिहाज से आप कस्टमाइजेशन उसकी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो आगे देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है छोटी सी। अब यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है और हमारे पास है फंक्शन ऐप। ठीक है, पहला कंपोनेंट आपके पास बन गया, उसका नाम है आपके पास ऐप है और यहाँ पे कमेंट आउट किया हुआ है कि ये आपके पास पेरेंट कंपोनेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास कंपोनेंट होता है ना वो ऑलवेज ऐप का कंपोनेंट ही होता है, ऐप का फंक्शन ही होता है और उसको पेरेंट कंपोनेंट ही बताया जाता है। उसके बाद के जितने कंपोनेंट होते हैं वो आपके पास चाइल्ड कंपोनेंट ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास ना एक स्टूडेंट हम लोगों ने कंपोनेंट लिया। ठीक है, स्टूडेंट नाम का। उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी हमने नेम दी है, उसकी ईमेल दी है, उसके बाद एज लिया। उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज जो है वो इनपुट करवा दिया और इस चीज़ को हम रिटर्न करवा रहे हैं। जो भी इसको कॉल करेगा उस चीज़ को, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स की वो रिटर्न होगी। आगे हमारे पास है चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है? स्टूडेंट। पहले मैंने आपको कहा था कि रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये आपके पास सेकंड कंपोनेंट है। अब सेकंड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट है उसको हम लोगों ने स्टूडेंट जो है वो सेकंड कंपोनेंट का नेम है और प्रॉप्स है। उस प्रॉप्स के अंदर हम लोग जो फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर जो डाटा है वो हम लोग एज अ प्रॉपर्टी यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास एज अ प्रॉपर्टी आ रही है। तो प्रॉपर्टी अब देखें तो ऊपर जो है वो कोई H1 टैग कुछ भी नहीं लगा हुआ है। जो डाटा है ना वो सिंपल फॉर्म के अंदर ही है, कोई भी H1 टैग वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे लगा हुआ। जो UI है वो सिंपल फॉर्म के अंदर ही है। ठीक है, कोई भी H1 टैग डिप वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। लेकिन जब नीचे जाएगा ये चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर तो उस लिहाज से डायनामिक UI के अंदर अपने आप को चेंज कर लेगा। मतलब डाटा उस लिहाज से अपने आप को चेंज कर लेता है जिस लिहाज से उसका UI आगे होता है। तो जब ये नीचे जाएगा तो अब यहाँ तो देख सकते हैं कि ये सबसे पहले डिप आ रही है, तो ये अपने आप को पहले तो एक डिप ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। दूसरी चीज़ है H2 के अंदर प्रॉप्स डॉट नेम जो है वो H2 में आ जाएगा, ईमेल P में आ जाएगा और एज जो है वो आपके पास P टैग के अंदर आएगी। तो देखिए डायनामिक कंपोनेंट, डायनामिक जो आपके पास UI है उसकी एग्जांपल है कि पहले UI ऐसा था लेकिन उस UI ने कंपोनेंट के लिहाज से अपने आप को चेंज कर लिया। यूज़र इंटरफेस ने अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल है प्रॉप्स की। नेक्स्ट लास्ट थिंग आपके पास है यूजिंग डिस्ट्रक्टिंग क्लियर सिंटैक्स। यहाँ पे आपके पास फंक्शन है स्टूडेंट नेम ईमेल और एज है। आपके पास रिटर्न P है, उसके बाद नेम है, ईमेल एंड एज है। ये किस तरह से चीज़ें काम करती है ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं।
यहाँ पे मैंने प्रॉप्स का पूरा कोड लिख लिया, ठीक है। प्रॉप्स की जो हमारे पास एग्जांपल थी वो मैंने सारी लिख लिया। सबसे पहले आपने जब भी रिएक्ट को स्टार्ट करना है तो आपने इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट जो है ये मॉड्यूल लाजमी ऐड करना है। उसके बाद $\CSS का जो आपके पास मॉड्यूल है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले आपकी जो ये वाली JS की फाइल है ना, वो सबसे पहले आपके पास CSS index.css के साथ ज्वाइन होती है। उसके बाद आपके पास index.html की जो हमारे पास फाइल है उसके साथ ज्वाइन होती है, ठीक है। हो गया यहाँ पे हमारे पास index.html की फाइल के अंदर जो ज्वाइन होती है और देन आपके पास जो है वो चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जब भी आप रिएक्ट को डाउनलोड करें तो उसके बाद सबसे पहले आपने आ जाना है S&C के फोल्डर के अंदर और उसके अंदर app.js के अंदर ही आपने जो है वो अपनी ऐप बनानी है, ठीक है। बाकी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते, सिर्फ app.js के ऊपर ही अपनी ऐप स्टार्ट करते हैं बनाना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक पेरेंट कंपोनेंट लिया और एक चाइल्ड कंपोनेंट लिया। तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैंने स्टूडेंट अली की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक स्टूडेंट बनाया है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने दे दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर आप जो है अगर कर्सर लेके जाएं तो ऊपर लिखा हुआ है फंक्शन स्टूडेंट और आगे लिखा हुआ है प्रॉप्स, ठीक है। मतलब ये आपके पास जो स्टूडेंट है वो आपके पास एक किस्म का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपके पास नेम, ईमेल और एज जो है वो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे मैंने चाइल्ड कंपोनेंट बना दिया। चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर इस प्रॉप्स को मैंने जो है वो एज अ पैरामीटर पास किया। यहाँ पे देख भी सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ पैरामीटर प्रॉप्स, ठीक है। जैसे मैं कर्सर उसके ऊपर लेके गई हूँ। उसके बाद मैंने रिटर्न क्या करवाना है कि एक डिव के अंदर h2 टैग के अंदर मैंने सबसे पहले नेम रिटर्न करवाया, फिर ईमेल को रिटर्न करवाया, फिर मैंने एज को रिटर्न करवाया। तो आपको इधर तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जब भी हम लोग रिएक्ट की ऐप बनाते हैं तो लास्ट के अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप लाजमी लिखते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो ऐप होती है, मतलब ये जो पूरा आपने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है वो आपकी एक्सपोर्ट होती है बाकी की फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। एक हमारे पास ये वाला और एक स्टार्ट, ये दो जो हमारे पास फाइल्स हैं, ये दो फाइल्स हैं, ये तीन चीज़ें आपकी लाजमी जो है वो किसी भी रिएक्ट की फ़ाइल के अंदर ये तीन चीज़ें लाजमी लिखी जाती हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोग को इधर तक समझ आ गई हो। रिएक्ट की फाइल्स को अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आपने यहाँ से जो है वो टर्मिनल के अंदर जाना है। यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है npm स्टार्ट ठीक है। देन इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ टाइम लेगा। हो गई है हमारे पास एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए। तो ये मेरे पास पहले भी मैंने वैसे ही से एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये एग्जीक्यूट हो गया। ऊपर लिखा हुआ रिएक्ट ऐप और नीचे हमारे पास जो भी चीज़ें मैंने कहा था कि डिव के अंदर h1 टैग के अंदर ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है। h2 टैग के अंदर नेम आ गया ली और बाकी जो चीज़ें वो p टैग के अंदर आ गया। तो अब आप लोग को इतनी समझ आ गई होगी। हमेशा हम लोगों ने टर्मिनल के अंदर जाके इस तरह से इसको जो है वो रन करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब भी आपने रन कर लिया हो तो आप ये टर्मिनल यहाँ से किल भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे रिएक्ट के अंदर ये दो पैकेजेस फाइल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये पैकेजेस फाइल आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद एक और पैकेजेस .json है, ये हमारे पास फाइल जो है वो रिएक्ट के अंदर आ जाती है। तो ये दो फाइल्स जो हैं वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपने रिएक्ट के अंदर मिल जाएंगी जब भी आप रिएक्ट को डाउनलोड करेंगे। तो अब सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट की जो रीडमी फाइल है ये भी हमें मिल जाती है। रीडमी फाइल के अंदर आपके पास होता है कि रिएक्ट को किस तरह से आपने एग्जीक्यूट करना है। इसको चलाने के लिए यहाँ पे ये आपके पास बटन होता है, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट इस तरह से होती है, ठीक है। रीडमी फाइल्स जितनी भी होती हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि रिएक्ट को आपने स्टार्ट किस तरह से रिएक्ट की फाइल्स को आपने चलाना है। npm स्टार्ट आपने कमांड देनी है, npm टेस्ट आप कमांड दे सकते हैं कि जब सिर्फ आपने एरर चेक करने हो। npm रन बिल्ड आप तब कमांड दें जब आपने कोई जो
कोई भी अगर आप लोगों ने कोई न्यू फाइल वगैरह के अंदर अपनी ऐप को बिल्ड करना है तो आप रन बिल्ड की कमांड दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है npm रन इजेक्ट। इजेक्ट की फ़ाइल जो होती है ना वो मतलब होता है कि टर्मिनेट करना, ठीक है। तो उस वक्त चलने वाली जो भी आपके पास npm की फ़ाइल है, अगर वो आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो npm रन इजेक्ट की कमांड आपने देनी है। तो ये इसके अंदर सिर्फ ये आपके पास कमांड है, ठीक है। बहुत सारी और उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं रिएक्ट ऐप की, तो इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, जब भी रिएक्ट को यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि जब भी रिएक्ट को आप डाउनलोड करके चलाना चाहेंगे तो वो हमेशा जो है वो लोकल होस्ट के अंदर ही देखा जा सकता है, ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो वैसे भी आप लोकल होस्ट को भी ओपन करके इस चीज़ को आप अपने देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ तो मेरी ये जो ऐप है, ओके, अभी हमारे पास रन नहीं हो रही, तो एक दो दफ़ा इसको रन कर लेते हैं टर्मिनल के ऊपर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो लिंक आ रहा है वो लोकल होस्ट 3000 आ रहा है, ठीक है। तो जो जितनी भी रिएक्ट की ऐप्स होती हैं वो लोकल होस्ट सर्वर के ऊपर ही चलती हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है यूजिंग डिस्ट्रक्टिंग क्लीनर सिंटैक्स, ठीक है। तो ऊपर में ना उन्होंने हर एक लाइन के ऊपर अलग अलग करके तीनों चीज़ों को प्रिंट करवाया था, डिस्प्ले करवाया था। नीचे वाले में उन्होंने एक लाइन के ऊपर ही तीनों चीज़ों को डिस्प्ले करवा दिया। तो अगर आप करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, ये करने के लिए पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो हमारे पास लिखा था ना उसको हम क्या कर देंगे, कमांड आउट कर देंगे, ठीक है। और नीचे मैंने ये पहले से लिखा हुआ है तो इसको मैं जो है वो अनकमेंट कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास ये सिर्फ हमारे पास हेडिंग है तो इसको कमांड आउट ही रहने देंगे। ओके, ये मैंने ठीक है लिख दिया। अब पहले से मैंने जो है वो रिएक्ट ओपन की हुई थी, उसकी ऐप ओपन की हुई है। पर इसकी ऐप ओपन नहीं है तो हम लोग दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेंगे। npm स्टार्ट हमने दोबारा से लिखना है। देन हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है। और पहले जो है वो मैंने अलग अलग लिखा हुआ था, H1 2 के अंदर एल लिखवाया था और बाकी दोनों पी टैग में लिखवाए थे। तो यहाँ पे मैंने पी टैग के अंदर ही तीनों चीज़ें लिखवा दी हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका टॉपिक हमारे पास हाउ टू स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज फॉर प्रॉप्स है। प्रॉप्स के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमने जावास्क्रिप्ट में पहले पढ़ा हुआ। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स किसे कहते हैं कि जब आपके पास किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई वैल्यू पेरेंट पास नहीं करवाता है तो उसके लिए उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो मैथड दिए गए हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करवाने के लिए। मैथड नंबर 1 है हमारे पास फंक्शन स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल टू 1 नाउन, उसके बाद ईमेल इज़ इक्वल टू नॉट एप्लीकेबल एंड एज इज इक्वल टू 0 है। ओके, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। अगर तो पेरेंट ने कोई वैल्यूज़ पास ना की तो हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पेरेंट ने कोई वैल्यूज़ इस्तेमाल की तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला कोड मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे सॉल्व करती हूँ।
ओके, यहाँ पे प्रॉप्स के लिए जो है वो हमने एक और फंक्शन बना दिया स्टूडेंट नाम का, ठीक है। पहले जो ऐप फंक्शन हम वो रिमूव कर दिए। आप पेरेंट फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, स्टूडेंट रख सकते हो, ऐप रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप पेरेंट फंक्शन का नाम लिख रहे हो लास्ट में आपने उसी को एक्सपोर्ट करना है। तो पहले मैं कर रही थी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, तो अब मैंने करना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि मेरे पेरेंट फंक्शन का नाम स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट का एक फंक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास है नेम, ठीक है। नेम इक्वल्स टू मैं दे देती हूँ लाइक यहाँ पे पहले तो अगर आपके पास कुछ यहाँ पे पास आउट हो रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इस्तेमाल होंगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हम दे देते हैं नेम इक्वल्स टू अननोन, ईमेल इक्वल्स टू नॉट एप्लीकेबल लिख लेते हैं, उसके बाद एज इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ तब इस्तेमाल होंगी जब हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ नहीं, कोई भी पास आउट करवाएगा तो देन हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी। तो यहाँ पे टर्मिनल में आकर हम लोगों ने अब इसे रन करना है। रन करने के लिए वही हमारे पास वही कमांड है npm start। क्योंकि हमारे लोकल होस्ट पे ऐप रन हो चुकी है, ठीक है। ये देखें आपके पास H2 के अंदर नेम जो है वो शो हो रहा था, तो नेम के अंदर क्या है अननोन वैल्यू। तो P के अंदर जो है हमारे पास पैरामीटर क्या इस्तेमाल हो रहा था नॉट एप्लीकेबल, तो इसके अंदर वो आ गया। एज के अंदर 0 था तो हमारे पास ये 0 आ गया। तो इन केस आपके पास अगर कोई वैल्यू पास आउट ना हो रही हो तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इस्तेमाल होंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर ना कुछ और वैल्यूज़ भी डाले हैं लाइक नेम इज इक्वल टू, मैंने नेम डाला है, उसके बाद ईमेल डाली है, उसके बाद एज डाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पहले तो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं थी, अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाल दी हैं। तो अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल नहीं होगी। कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब इस्तेमाल होती है जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं पास होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ अब पास आउट करवा दी है, तो अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस्तेमाल नहीं होंगी। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ऑलरेडी जो हमारे पास पहले वाला कोड ही चल रहा है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे आप इसको रीलोड कर सकते हैं। जो हमारे पास जो सी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, वो हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ हमने पास करवाई हैं वो इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को रिमूव करके यहाँ पे लिख दूँ इस चीज़ को, बल्कि मैं सारे को इसको लाइक यहाँ पे हटा दूँ, तो हमारे पास वही वैल्यू इस्तेमाल होगी जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कोई वैल्यू इस्तेमाल नहीं हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल अगर रिमूव कर दिया जाए तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बताया हुआ मेथड नंबर 2 के अंदर आप डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का एक आपके पास एक मेथड आता है, एक फंक्शन आता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो जब भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये वाला फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेथड नंबर 2 है। अब यहाँ पर आ जाता है हाउ टू पास एन ऑब्जेक्ट एज प्रॉप्स। किसी ऑब्जेक्ट को एज अ प्रॉप किस तरह से पास आउट करवा सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्टूडेंट है, नेम सारा है, उसके बाद ईमेल है और उसके बाद एज है, ठीक है। हमारे पास छोटा सा एक प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट पास हुआ हुआ है। तो यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट को खोल देता है और हर की के लिए अलग अलग प्रॉप्स बना देता है, हर की के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, पासिंग दी होल ऑब्जेक्ट, तमाम सारे ऑब्जेक्ट को चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पास आउट करवा देना है आराम से, ठीक है। तो दैन हमारे पास जो जितना भी ये आपके पास डाटा है वो इन्फो के अंदर सेव हो जाएगा और दैन इन्फो के अंदर इसको शो करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले तो हम लोग ये भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर हम लोगों ने एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर इन्फो को पास करवाया, इन्फो का जो पैरामीटर पास करवाया और पी के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो शो करवा दी। इन्फो डॉट नेम और इन्फो डॉट ईमेल हमने शो करवाई, इन्फो डॉट एज हमने शो नहीं करवाई। तो ये आपके पास तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। जिस तरह से यहाँ कॉन्स्टेंट स्टूडेंट लिखा हुआ है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर
उसके अंदर आपके पास यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले नेम है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद एज है, 3 प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। स्प्रेड ऑपरेटर से क्या होता है, ये तमाम जो जितना भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ है ना, इनके अलग अलग प्रॉप्स बन जाते हैं, इनका अलग अलग इन तमाम वैल्यूज़ का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। तो स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर के बाद अब यहाँ पे ना जो आपके पास ऑब्जेक्ट का नेम है वो स्मॉल स्टूडेंट्स है, ठीक है, और जहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया वो आपके पास लार्ज स्टूडेंट्स से है, समझ आ गया। और ये आपके पास विदिन द टैग इस्तेमाल किया हो गया, मतलब सिर्फ आपके पास ये चीज़ शो होगी, ठीक है, इसका कोई मकसद नहीं है इधर। और नीचे भी यहाँ पे आपके पास जिस तरह से स्टूडेंट शो होगी, उसके बाद इन्फो इज इक्वल टू स्टूडेंट का जितना भी डाटा वो आपके पास इन्फो में सेव हो जाएगा। उसके बाद एक्सेसिंग इन चाइल्ड, और फिर चाइल्ड का नाम अब क्या है, कैपिटल स्टूडेंट से है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम स्मॉल स्टूडेंट से था, चाइल्ड का नाम कैपिटल स्टूडेंट से है। ये चीज़ पहले भी हमने देखी है कि ये आपके पास केस सेंसिटिव है। स्मॉल स्टूडेंट और कैपिटल स्टूडेंट आपके पास बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट इन्फो का जितना भी डाटा आपके पास एज अ पैरामीटर जो है वो कैपिटल स्टूडेंट के अंदर पास होगा। यहाँ पे ये हमारे पास एज अ चाइल्ड वर्क करेगा। उसके बाद रिटर्न पी और इन्फो डॉट नेम और इन्फो डॉट ईमेल, तो ये चीज़ हम लोगों ने शो करवा देंगे। तो होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसका हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सबसे स्टार्ट में यहाँ पे कांस्टेंट स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक अपना जावास्क्रिप्ट का जो सिंपली ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद सारा है, उसके अंदर ईमेल है, उसके बाद एज है, नेम ईमेल एंड एज। उसके बाद हमारे पास है पेरेंट कंपोनेंट आपके पास आ रहा है। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास फंक्शन है, नाम है उसका पेरेंट कंपोनेंट का। रिटर्न क्या कर रहा है, कंपोनेंट डिव के अंदर स्टूडेंट ये मैंने एक स्प्रेड ऑपरेटर इस्तेमाल किया। स्प्रेड ऑपरेटर किस चीज़ को वाजे करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर अगर मैं लेके जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं कि नेम आ गया, ईमेल आ गया, रेंज आ गया। स्प्रेड ऑपरेटर ये 3 चीज़ों को, जितनी भी आपके पास उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती है ना, उसको एज ए प्रॉप्स शो कर लेता है, ठीक है। उसको एज ए प्रॉप्स बनाकर आपके जो किसी भी सेक्शन के अंदर आप लोग लेके जाना चाहें तो वो उसको शो करवा देता है, उसको स्टोर करवा देता है। यहाँ पे ये आपके पास स्प्रेड ऑपरेटर से मैंने इसको स्टोर करवा लिया। स्टोर किसके अंदर, मैंने इसको करवाया स्टूडेंट के अंदर। अब देखो स्टूडेंट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि उस जगह स्टूडेंट के अंदर ऊपर आ गया कि जी एज अ पैरामीटर आपके पास कोई भी अंदर आ सकती है प्रॉपर्टी। तो मैंने एज अ प्रॉपर्टी क्या उसको अंदर डाल दिया, प्रॉप्स की प्रॉपर्टी मैंने उसके अंदर डाली है स्प्रेड ऑपरेटर को इस्तेमाल करके। नीचे डिव टैग है, मैंने ये सारी जितना भी काम है मैंने डिव टैग के अंदर किया कि भाई जो भी आपके पास शो होना चाहिए डिव टैग के अंदर हो। उसके बाद नीचे चाइल्ड है, चाइल्ड से ही मैं चीज़ें शो करवाऊंगी। तो नीचे चाइल्ड का जो फंक्शन है वो हमारे पास उसको ले लेंगे, और ये जो हमारे पास कैपिटल स्टूडेंट वाला था उसको वहाँ पे पास करवा देंगे। नेम, ईमेल और एज को हम लोग तीनों चीज़ों को पास करवा देंगे एज अ पैरामीटर। नीचे जाके पी टैग के अंदर नेम, ईमेल और एज मैंने जो है वो शो करवा दिया। लास्ट के अंदर जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है वो हमारे पास ऐप है और उसको एक्सपोर्ट करवा दिया, ठीक है। ऑब्सो आपको देर तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग इसको रन करेंगे, वही हमारे रन करने का तरीका है। npm स्टार्ट हम लोगों ने लिखना है एंड देन ओके। ओके, यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ें जो है वो शो हो चुकी हैं। यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे ये कमांड आउट ठीक तरह से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शो हो रहा है। इसको हम सही तरह से कमांड आउट कर लेते हैं, बल्कि इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया कि स्प्रेड ऑपरेटर कहाँ पे इस्तेमाल किया। तो देखें आपके पास तीनों चीज़ें आ गई, सारा आ गया, सारा uni@.com आ गया, उसके बाद 21 आ गए। तो होप सो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीका है इस चीज़ को शो करने का। नेक्स्ट तरीके के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ही हमारे पास जो स्टूडेंट है इसको हम लोग एज अ स्टूडेंट नंबर 1 कर देंगे, ठीक है। और आगे हम एक और नया बनाएंगे स्टूडेंट नंबर 2 के नाम से। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2 के अंदर हमें को कोई टैग फॉर्म के अंदर चीज़ें देनी है, ठीक है। तो टैग के अंदर स्टूडेंट नंबर 2 हम बनाते हैं। अच्छा, स्टूडेंट नंबर 2 के अंदर क्या चीज़ है कि यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई है कि यहाँ पे ना जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है, जो ऊपर वाला तरीका है वो हम लोग दूसरे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। मतलब चीज़ों को आपने पैरामीटर को ही प्रॉपर्टी को ही पास करना है, लेकिन दूसरा
प्रॉपर्टी को ही पास करने का दूसरा तरीका आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले एक और मुझे क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए, एक और ऑब्जेक्ट चाहिए था पहले वाले ऑब्जेक्ट को सेव करवाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर 1 के अंदर भी आपके पास वही चीज़ें हैं, वही प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट नंबर 2 के अंदर भी वही चीज़ें होंगी, लेकिन स्टूडेंट नंबर 2 के अंदर मैं तरीका डिफरेंट करूँगी चीज़ों को शो करवाने का। स्टूडेंट नंबर 2 के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने एक नेम लिखना है जिसके अंदर वो होल ऑब्जेक्ट सेव होगा, तो उसका नेम मैंने लिखा स्टूडेंट नंबर 2। उसके बाद हम लोग इन्फो ओके जी, यहाँ पे मैंने इन्फो के अंदर ऊपर वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट था, देखो ऑब्जेक्ट क्या था, स्मॉल स्टूडेंट, उसको मैंने इन्फो के अंदर डाल दिया। अब जितना भी स्मॉल स्टूडेंट के अंदर जितने भी अब ये प्रॉपर्टीज़ है ना वो सारी किस में आ गई, इन्फो के अंदर आ गई। और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नंबर 2 को एज अ पैरामीटर क्या दे दिया, इन्फो दे दिया। तो जितना भी डाटा इन्फो में था वो किस में आ गया, स्टूडेंट नंबर 2 के अंदर आ गया। अब नीचे जाकर मैं यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2 को जो है वो शो करूँगी। एक और हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा स्टूडेंट नंबर 2। तो पहले वाले फंक्शन को हम लिख देते हैं स्टूडेंट नंबर 1 ताकि हमारे पास कोई एरर काज ना हो। तो दूसरे वाले फंक्शन को हम लिखेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेंगे, नेम हमारे पास होगा जी स्टूडेंट नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद पैरामीटर्स हमारे पास आएंगे, पैरामीटर्स हमारे पास क्या आएंगे, इन्फो, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना भी ऊपर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, जितना भी जो हमारे पास स्टूडेंट नाम का फर्स्ट ऑब्जेक्ट था और जितना भी उसमें डाटा था वो इन्फो में डाल दिया था, ठीक है। तो जो हमारे पास एज अ पैरामीटर जाएगा वो हमारे पास इन्फो जाएगा। उसके बाद हमने इस फंक्शन से रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न इस्तेमाल करेंगे। रिटर्न हम कौन से टैग में करवाना चाहते हैं फिर वो आ जाएगा। पी टैग में फॉर एग्जांपल हम रिटर्न करवाना चाहते हैं पी टैग के अंदर। अब आप लोगों ने एक करके अपने जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ हैं उनका नेम लिखना है। प्रॉपर्टीज़ हमने किससे एक्सेस करनी है, इन्फो से एक्सेस करनी है। तो सबसे पहले इन्फो डॉट, ठीक है, आगे प्रॉपर्टी का नाम नेम आ जाएगा और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद एंड लफ्ज़ लिखते हैं दरम्यान में, देन फिर से ब्रैकेट और इन्फो डॉट एज शो हो जाएगी, ठीक है। तो बस मैं इतना ही अभी करवाती हूँ। आप इन्फो डॉट ईमेल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने इसके स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देना है क्योंकि हम लोग रिएक्ट एंड दोनों चीज़ों को साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्ट एंड HTML को, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर का भी इस्तेमाल करना। और यहाँ पे आप सिंपली इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हमने वही करने लेकिन यहाँ पे पहले से मेरा ना रन है, उसी को हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारा ना यहाँ पे शो नहीं हुआ, यहाँ पे हमारे पास कुछ मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हमारे पास हुई है। ओके, यहाँ पैरामीटर में हमारे पास मिस्टेक हो गई। जब भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का पैरामीटर देना तो वो लाजमी हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना, वरना तो हमारा वो आधा पैरामीटर ऑब्जेक्ट का पैरामीटर जो है वो नहीं बनेगा। तो अब इसको अगेन अगर रन करके देखें तो देखिए यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें आ गई, सारा भी आ गया और 21 एज भी आ गई। तो अब जो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर